चलो देखो, कल एसपी और ओपी दोनों को हमने देखा था। एक बार जब एसपी अधिक होगा तो क्षण से आयन कहाँ जाएंगे? विलयन में जाएंगे। और क्षण पर कैसा आवेश आएगा जी? ऋणावेश आएगा, क्योंकि जब जाएंगे तो क्षण पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए जाएंगे, और क्षण पर जब इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा तो क्षण पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और कहीं पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश आता है। उसके बाद दूसरा, जब ओपी अधिक था मतलब परासरण दाब, तब विलयन से आयन कहाँ गए थे? क्षण पर। और जब आयन क्षण पर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और जब क्षण से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्षण पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और क्षण पर कैसा आवेश आया था? धनावेश। क्योंकि पहली स्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई थी, धातु धनायन बना के जा रही थी, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव बना था। और ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड कैथोड के बारे में देखा जाए तो ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर होता है। तो ये वाला एनोड बन गया, मतलब जिसमें एसपी ज्यादा हुआ वो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। और जिसमें ओपी ज्यादा हुआ उसमें आयन गए हैं विलयन में। जैसे हम देखें तो Cu2 प्लस आयन क्षण पर गया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किसमें बदल गया? Cu में बदल गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभिकारक की तरफ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है? अपचयन की प्रक्रिया। पहचानने का तरीका बता ही दिए हैं। तो ये अपचयन हो रहा है, और अपचयन किस पर होता है? कैथोड पर होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रासायनिक सेल का एनोड ऋणावेशित होता है, कैथोड क्या होता है? धनावेशित होता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल के लिए इसका उल्टा था। इसकी भी चर्चा हुई थी विद्युत लेपन में, ठीक है ना? ये चीज को याद रखना है। तीसरा हमको पढ़ना है, यहाँ पे तो था कि एसपी ज्यादा है, यहाँ पे ओपी ज्यादा है। तीसरा पढ़ना है जब दोनों बराबर हों। तो अब देखो, जब एसपी ज्यादा था तो ये विलयन में गया, ओपी ज्यादा था तो ये क्षण पर गया। जब दोनों बराबर है तो कोई कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। दोनों तरफ से जब समान बल लगेगा तो कोई कहीं नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं रहेगा। उस स्थिति में न तो क्षण पर धनावेश आएगा न क्षण पर ऋणावेश आएगा। उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिय इलेक्ट्रोड, अर्थात नल इलेक्ट्रोड। ठीक है? तो लिखो इसमें तीसरा पॉइंट, तीसरी हेडिंग है, जब एसपी बराबर ओपी, एसपी था विलयन दाब और ओपी क्या था? परासरण दाब। वो वाला परासरण दाब नहीं है ये, याद रखे रहना। अब यहाँ पे परासरण दाब नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे अर्धपारगम में झिल्ली से अलग थोड़ी नहीं परासरण दाब मिलेगा। ठीक है? इस पे परासरण दाब से मतलब समझ लो, यहाँ पे विलयन की सतह पर जो दाब लगेगा उससे संबंधित किया गया इसको। वो परासरण दाब नहीं है जो अर्धपारगम में झिल्ली से अलग करने पर परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए दाब डाला गया है। इसमें कोई अर्धपारगम में झिल्ली थोड़ी लगी हुई है। ये तो यहाँ पे अपने हिसाब से बना लिए कि जो क्षण से विलयन में आ रहा है तो उसे विलयन दाब कह दिए, विलयन से क्षण पर जा रहा है तो परासरण दाब कह दिए। कुछ तो करना था, इनको अलग करना था, वो अलग अपना बना लिए। जो बता दिए वही पढ़ लेंगे। तीसरा लिखो, एसपी बराबर ओपी। तीसरी हेडिंग है एसपी बराबर ओपी, अर्थात विलयन दाब परासरण दाब के बराबर है। अर्थात विलयन दाब परासरण दाब के बराबर है। अर्थात विलयन दाब परासरण दाब के बराबर है। हो गया? तो इस स्थिति में क्षण से आयन ना तो विलयन में जाएंगे,
क्षण से आयन न तो विलयन में जाएंगे और न ही विलयन से आयन क्षण पर आएंगे, और न ही विलयन से आयन क्षण पर आएंगे। न ही विलयन से आयन क्षण पर आएंगे। हो गया। अतः इनमें कोई वैद्युत द्विक स्तर नहीं बनेगा। वैद्युत द्विक स्तर नहीं बनेगा। वैद्युत द्विक स्तर नहीं बनेगा। हो गया। जिससे कोई विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा। जिससे कोई विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा। जिससे कोई विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा। हो गया। आगे लिखना। इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों को अक्रिय इलेक्ट्रोड या नल इलेक्ट्रोड या टोटी इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा, नल चल नहीं रहा है। अक्रिय इलेक्ट्रोड या नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड या नल इलेक्ट्रोड, ये इंग्लिश शब्द है लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। या नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। हो गया ना। बस तो ये तो हो गया। नर्स ने बता दिया कि विभवांतर उत्पन्न कैसे हुआ, क्योंकि रासायनिक सेल खुद हमको ऊर्जा देता है, उसका कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल होगा तभी हमको ऊर्जा देगा। जैसे हमने पढ़ा शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है। अभी कहाँ पढ़ा हमने, बताए थे, पढ़े नहीं थे। ठीक है। 1.5 वोल्ट होता है, अर्थात उसके एनोड और कैथोड के विभवों का बीजगणितीय योग 1.5 वोल्ट होगा। तो उसके अंदर खुद का विभवांतर था तभी उसने हमको ऊर्जा दी। अगर उसके पास खुद का विभवांतर नहीं होता वो हमको ऊर्जा नहीं देता। वो खुद का विभवांतर कैसे आया ये नर्स ने हमें सिखा दिया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। कोई एग्जाम्पल सेल का पढ़ना नहीं है, इसलिए तुमसे इस बार सेल का विभव पूछने की संभावना नहीं है, चाहे सेल अभिक्रिया पूछने की संभावना नहीं है। कोई भी सेल अभिक्रिया इस साल तुमसे नहीं पूछी जाएगी। अगर सेल अभिक्रिया होता तो 3 नंबर की सेल अभिक्रिया फिक्स होती। 3 नंबर का सेल अभिक्रिया फिक्स रहता, तुम्हारे एग्जाम में आएगा। लेकिन इस बार बच गए तुम लोग, फायदे में। चलो लिखो, हेडिंग लिखते हैं अब। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर
हो गया। एक यम सांद्रता वाले, एक यम मतलब 1 मोलर, कैपिटल यम रहेगा। 1 एम सांद्रता वाले, हो गया, धात्विक इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशेल, धात्विक इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशेल, हो गया, का विभवांतर उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हो गया ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E नॉट से प्रदर्शित करते हैं। देखो E लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा गोला लगा देंगे E नॉट, कोष्ठक में लिख लेना इसको पढ़ते क्या है, E नॉट NOUGHT, वो NOT वाला नॉट नहीं, NOUGHT, हो गया। इसे E नॉट से प्रदर्शित करते हैं, हो गया। हो गया, अब लिखो यह 2 प्रकार का हो सकता है, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। ऊपर देख लिए कौन कौन होगा, 3 प्रकार देखे ना हम लोग उसमें। एक में HP बड़ा था, एक में OP बड़ा था, एक में दोनों बराबर थे। जो दोनों बराबर थे वो तो नल इलेक्ट्रोड था। जो HP और OP बड़ा था वही बता रहा था। जिसमें HP बड़ा था उसमें क्या हुआ था, ऑक्सीकरण, उसके विभव को हमने कहा था ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, EOP प्रदर्शित किए थे। उसके बाद दूसरा हमने क्या कहा था, जिसमें अपचयन हो रहा था उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहे थे, उसे ERP से प्रदर्शित किए थे। तो 2 चीजें हमारे पास हैं, एक EOP और एक ERP। इनको मानक में बदलना है तो इसको क्या कर दो, E नॉट लगा दो, E नॉट OP और ये E नॉट RP। यहां पे हमने जो बराबर लगाया अभी फिलहाल के लिए ये गलत है, ठीक है, जो बराबर लगाए हैं फिलहाल के लिए गलत है, लेकिन अगर इनका निरपेक्ष मान देखा जाए तब ये सही है। कहने का मतलब मॉड ऑफ EOP और मॉड ऑफ ERP बराबर होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का गणितीय मान बराबर होता है, परंतु बीज गणितीय मान अलग होता है, अर्थात जब चिन्ह लेंगे तब अलग हो जाएगा। EOP जो होता है ERP का उल्टा होता है, मतलब अगर ये प्लस है तो ये किस में रहेगा, माइनस में, अगर ये माइनस है तो वो किस में रहेगा, प्लस में। इसका मतलब अगर हम EOP को ERP लिखना चाहते हैं तो माइनस ERP लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसी प्रकार तब E नॉट OP को क्या लिख सकते हैं, माइनस E नॉट RP। तो ये 2 प्रकार का होगा, कौन कौन सा, एक मानक ऑक्सीकरण विभव और एक मानक अपचयन विभव। नर्स्ट ने इसी में संबंध बताया था, इसका इससे, ठीक है। तो पहले तो इसमें लिखते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, हो गया ना। लिखो ऑक्सीकरण विभव, हेडिंग है, डायरेक्ट हेडिंग लिख लो, ऑक्सीकरण विभव
ऑक्सीकरण विभव ईओपी हो गया, तथा मानक ऑक्सीकरण विभव, हेडिंग में ही है, तथा मानक ऑक्सीकरण विभव उसको लिख लेना E0OP, कोष्ठक में ये वाला E0OP हो गया ना। लिखो इसके अंदर जब अब ओपी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। ओ से पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, उसके माने होता है ऑक्सीकरण, पी से होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल माने होता है विभव, इसलिए इसको लिखा गया है ईओपी। हो जाएगा। आगे लिखो, कहां तक लिखे, रीडिंग लिखे हो ना, इसके अंदर लिखो जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, तब उसका विभव ऑक्सीकरण विभव, तब उसका विभव ऑक्सीकरण विभव, तब उसका विभव ऑक्सीकरण विभव ईओपी कहलाता है। ईओपी कहलाता है। हो गया ना। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, परंतु जब यही विभव या विभवांतर लिखना, जब यही विभवांतर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पर तथा 1 यम सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होता है, 1 यम सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होता है, तो वह मानक ऑक्सीकरण विभव E0OP कहलाता है। हो गया। तो ऑक्सीकरण विभव क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से विभव उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव चाहे किसी भी सांद्रता पर निकालो, किसी भी ताप पर निकालो, उसका ऑक्सीकरण विभव होगा। लेकिन जब ताप को हम निश्चित कर दें 25 डिग्री सेल्सियस और सांद्रता को निश्चित कर दें 1 यम, 1 यम का अर्थ क्या है, 1 मोलर का अर्थ क्या है, तो 1 यम सांद्रता का अर्थ क्या है, मोलरता। अर्थात विलयन की मोलरता 1 है। मोलरता 1 होने का अर्थ क्या है, मोलरता 1 होने का अर्थ क्या है, भूल गए। विलयन के 1 लीटर में विलेय के 1 मोल घुले हो, विलयन के 1 लीटर में विलेय के 1 मोल घुले हो तब मोलरता 1 होती है। अब उस स्थिति में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। कदे
तो अब लिखो दूसरा वाला लिखो। दूसरा, अपचयन विभव ईआरपी तथा मानक अपचयन विभव ई नॉट आरपी। दूसरी हेडिंग है अपचयन विभव ईआरपी, ये रहेगा ईआरपी, और मानक अपचयन विभव ई नॉट आरपी। हो गया? अपचयन विभव ईआरपी तथा मानक अपचयन विभव ई नॉट आरपी। तो लिखेंगे जब किसी या ऐसे लिखो, जब काट लो, किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया से उत्पन्न विभवांतर, किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया से उत्पन्न विभवांतर अपचयन की प्रक्रिया से उत्पन्न विभवांतर, हो गया? अपचयन की प्रक्रिया से उत्पन्न विभवांतर उस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कहलाता है। उस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कहलाता है। उस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कहलाता है। हो गया? फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, परंतु जब यही विभवांतर परंतु जब यही विभवांतर 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 यम सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड पर 1 यम सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड पर हो गया, उत्पन्न होता है हो गया? तो यह मानक अपचयन विभव ई नॉट आरपी कहलाता है। मानक अपचयन विभव ई नॉट आरपी कहलाता है। मानक अपचयन विभव ई नॉट आरपी कहलाता है। हो गया ना? नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव, किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण
विभव तथा अपचयन विभव तथा अपचयन विभव के मान आपस में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। के मान आपस में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। के मान आपस में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। अतः काली पेन से लिख लेना। अतः EOP बराबर -ERP होगा ना? बराबर है, बस चिन्ह में विपरीत है। हो जाएगा। इसलिए अगर EOP ERP के बराबर होगा तो E0 OP भी तो E0 RP के बराबर होगा कि नहीं होगा? परंतु चिन्ह में क्या होगा? विपरीत होगा। हो गया? जैसे नीचे लिख लो, दोनों डिब्बे में बंद कर लेना। इसको याद रखना है, परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। अभी जब नर्स समीकरण पे सवाल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। देखो, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव E0 RP बराबर +0.34 वोल्ट हो गया ना? इसलिए इसका मानक ऑक्सीकरण विभव E0 OP बराबर कितना होगा जी? -0.34 वोल्ट। मतलब ये तो बराबर ही रहेगा, बस चिन्ह बदल दो। हो जाएगा? ये याद रखे रहना। ऐसा याद रखना इसलिए आवश्यक है, जैसे अभी उस दिन देखो हम लोग सेल का प्रदर्शन पढ़े थे ना। सेल का प्रदर्शन, हम तुमसे अगर डेनियल सेल का विभव पूछ दें कितना होता है, डेनियल सेल का प्रदर्शन हमने पढ़ा था कैसे जी? Zn से क्या पढ़े थे? Zn2+, ठीक है ना? उसके बाद लवण सेतु था, उसके बाद Cu2+ से पढ़े थे Cu। हो गया ना? ये काम किया था किसका? बीच में क्या लगा था? लवण से सॉल्ट ब्रिज, और ये क्या था? कैथोड। ठीक है? तो अब क्या हुआ? इनका अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से मानक विभवांतर देखें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में दोनों का E0 RP दिया है। इसका -0.76 वोल्ट और इसका E0 RP दिया है ये +0.34 वोल्ट, जैसा भी हमने देखा। हो गया ना? तो अब ध्यान देने वाली बात है, अगर हमको
सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होता है। क्या बताया थे अभी पीछे? एनोड का और कैथोड का जोड़ देना है ना, तो एनोड का विभव जोड़ना है और प्लस किसका विभव जोड़ना है? कैथोड का विभव जोड़ना है। तो बीजगणितीय योग करना है अर्थात चिन्ह के साथ योग करना है। इसका दिख रहा है -0.76 और इसका 0.34। चिन्ह ये माइनस ये प्लस हट जाएगा जी। 6 में 4 गया, 2 7 में 3 गया 4। ये क्या हो जाएगा जी? -0.42 वोल्ट। लेकिन ये गलत है, समझ गए? क्यों गलत है? क्योंकि हमने दोनों का अपचयन विभव ही जोड़ लिया है। दिखाई दे रहा है? अभी जो आगे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें इनका केवल अपचयन विभव दिया जाता है, ऑक्सीकरण विभव नहीं दिया जाता है। सवाल में भी तुमको ऐसे फंसाने के लिए दे देगा कि इसका अपचयन विभव दे दिया, इसका भी अपचयन विभव दे दिया। अब तुमको पता है कि दोनों का विभव जोड़ दें, जल्दी से जोड़ दिए, उत्तर लगा सही है, लेकिन घर पे आके देखे तो गलत था। नहीं तो अगर देखे भी नहीं, 1 नंबर कम हो गया, कहोगे गलत कॉपी चेक किया हमारा। ठीक है? गलत नहीं चेक किया, तुम गलत करके आए हो। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एनोड का जो विभव था, एनोड पर होता क्या है? जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो काहे का अपचयन विभव उसका रखता है। तुमको आम लाने कहें तो अमरूद लेके आओगे? ऐसा तो करना नहीं है। ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो हम अपचयन विभव क्यों रखें? कैथोड वाला तक तो ठीक था क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, देख रहे हो? इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम इसका अपचयन विभव क्यों रखें? इस स्थिति में ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको पहले हमको परिवर्तित करना पड़ेगा। जो ERP है, सर्वप्रथम इसका क्या निकालना पड़ेगा? EOP निकालना पड़ेगा, जो चिन्ह में क्या होगा? प्लस होगा, अर्थात 0.76 वोल्ट प्लस में होगा। अब विभव रखते समय इसका E0OP रखोगे और प्लस इसका क्या रखोगे? E0RP रखोगे। यहां से तुमको देखो एक नया सूत्र मिल गया। अगर E0 सेल निकालना चाहते हो तो E0OP प्लस E0RP जोड़ना पड़ेगा। E0OP जो एनोड का होगा, E0RP जो किसका होगा? कैथोड का होगा। तो इसीलिए अगर इसका E0RP दिया गया है तो पहले उसको किसमें बदलना होगा? E0OP में बदलना होगा। अब हम रखेंगे प्लस 0.76 और प्लस 0.34 को मिला के कितना आएगा? 6 4 10 को 0, उसके बाद 7 3 10 1 11, कितने के बाद दशमलव लगाना है? 2 अंक बाद, तो 1.1 वोल्ट आ गया। दिखाई दे रहा है? ये प्रकार से इसका विभवांतर होगा, हो जाएगा। तो ये वाला तरीका याद रखे रहो। अभी इस सवाल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सवाल पूछा गया है ऐसा, 2 नंबर में कम से कम पूछा जाएगा। नहीं पढ़े तो तुम लोग जानोगे। चलो अब लिखते हैं। सब चीजों को तो हमने पढ़ लिया है? ये अभी लिखवाएंगे, लिखवाने पहले तब न समीकरण शुरू करें। हाँ लिख लो, लिखो। हेडिंग मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक बल हो गया। लिखो। पच्चीस डिग्री सेल्सियस ताप, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 m सांद्रता वाले, 1 m सांद्रता वाले सेल के मानक ऑक्सीकरण विभव, सेल के मानक ऑक्सीकरण विभव, सेल के
मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव कोष्ठक में लिख देना E नॉट OP, E नॉट OP तथा मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव E नॉट RP, E नॉट RP के बीजगणितीय योग को, के बीजगणितीय योग को, बीजगणितीय योग को सेल का मानक विद्युत वाहक बल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल E नॉट सेल कहते हैं, E नॉट सेल कहते हैं। हो गया ना? अतः E नॉट सेल बराबर E नॉट OP प्लस E नॉट RP। यहाँ पे कोष्ठक में लिख देना एनोड का और ये कैथोड का, याद रखे रहना। जो OP होगा वो एनोड का होगा और जो RP होगा वो कैथोड का होगा, क्योंकि पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन कैथोड पर होता है। हो जाएगा? हो गया ना? नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख सकते हो इसी प्रकार, E सेल बराबर क्या होगा जी? अगर E नॉट सेल इनके योग के बराबर है तो E सेल किसके बराबर होगा? EOP प्लस ERP के बराबर होगा। EOP प्लस ERP, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि नर्स्ट के समीकरण से इस पे सवाल पूछा गया है। कैसे? दे देगा कि सेल का मानक विभव बता दिया जाएगा तो बोल देगा इतने सांद्रता पर इस सेल का विभव क्या होगा, क्योंकि जो मानक वाला है वो तो 1 m सांद्रता पर है ना। लेकिन अगर सांद्रता बदल गई, 0.5 हो गई, चाहे 0.25 हो गई, चाहे 1.5 हो गई, उस पर इसका विद्युत वाहक बल निकालना होगा। तब तो मान लो अगर 0.5 किया तो क्या उसको हम E नॉट OP और E नॉट RP कह सकते हैं? नहीं, E नॉट OP E नॉट RP तो केवल 1 m पे था। लेकिन अगर 0.5 भी निकालना पड़ा तो हमको EOP और ERP को ही जोड़ना पड़ेगा। EOP और ERP कहां से निकलेगा? नर्स्ट के समीकरण से निकलेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हेडिंग। नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट समीकरण, ये हेडिंग पे इंपॉर्टेंट लिख देना जो ये वाला था अभी, मानक सेल निकलवाए, मानक विद्युत वाहक बल। और इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना नर्स्ट समीकरण फिक्स है, पूछा जाएगा, या तो सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा नर्स्ट समीकरण किसे कहते हैं, या उसके सवाल पूछ लिया जाएगा, या बहुविकल्पी सवाल बना देगा उसपे। क्योंकि नर्स्ट समीकरण के बहुत सारे रूप हैं, उसमें से ही कोई एक सही होगा। नर्स्ट समीकरण, उसके बाद लिख लेना E तथा E नॉट में संबंध, E तथा E नॉट में संबंध। यहाँ E का अर्थ है विद्युत वाहक बल, E नॉट का अर्थ है मानक विद्युत वाहक बल। सेल नीचे नहीं लगाए, वैसे जानते ही हो विद्युत वाहक बल सेल का ही होगा। हो गया ना? तो नर्स्ट समीकरण क्या बताता है जी? E और E नॉट में क्या संबंध है इस बात को बताता है। तो लिखो, क्योंकि किसी सेल में
क्योंकि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड तथा अपचयन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कोष्ठक में लिख देना एनोड, समझ जाओगे आसानी से तब। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कोष्ठक में एनोड तथा अपचयन इलेक्ट्रोड कोष्ठक में कैथोड। अपचयन इलेक्ट्रोड कोष्ठक में कैथोड हो गया। होते हैं हो गया। जिनके विभव क्रमशः बताओ किसका क्या होगा। जो ऑक्सीकरण वाला है उसका क्या होगा, ईओपी, तथा जो अपचयन वाला है उसका क्या होगा, ईआरसी। नॉट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको पता थोड़ी ना है कि सांद्रता और ताप कितना है, ठीक है। तो लिखो ईओपी तथा ईआरपी, जिनके विभव क्रमशः ईओपी तथा ईआरपी होते हैं हो गया। नर्स ने हो गया इन इलेक्ट्रोडों के हो गया ई तथा ई नॉट में, इन इलेक्ट्रोडों के ई तथा ई नॉट में संबंध बताने वाला हो गया। समीकरण प्रस्तुत किया, संबंध बताने वाला समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे नर्स्ट समीकरण कहते हैं। जिसे नर्स्ट मत लिख लेना, जिसे नर्स्ट समीकरण कहते हैं। हो गया ना। हो गया। चलो देखो पहले नर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं, इसकी चर्चा करोगे। देखो क्या लिखे इसमें, नर्स्ट समीकरण कहते हैं ना, यह निम्न प्रकार है। देखो दो समीकरण बना था, ईओपी बराबर ई नॉट ओपी माइनस आरटी अपॉन एनएफ लॉग बेस ई बड़े कोष्ठक में ओएस अपॉन बड़े कोष्ठक में आरएस। ओएस का मतलब है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और ये आरएस का मतलब है रिड्यूस्ड स्टेट, मतलब ऑक्सीकृत अवस्था, अपचयित अवस्था। बड़ा कोष्ठक लगने का अर्थ है कि उसकी सांद्रता
मतलब ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता और ये अपचयित अवस्था की सांद्रता। आर के बारे में जानते हो, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। टी क्या है? परम ताप है जो कि केल्विन में होगा। एन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा। ठीक है, जैसे कॉपर था, कॉपर 2+ बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वहां पे एन का मान 2 हो जाएगा। एफ क्या है? फैराडे नियतांक। ठीक है, जो कि हम लोग को पढ़ना था, नियम नहीं पढ़ना है, बस इसका मान जान लेना है कितना होता है, 96,500 कूलम। ठीक है, उसके बाद ये ईओपी के बारे में जानते हैं, ऑक्सीकरण विभव। ई0ओपी क्या है? मानक ऑक्सीकरण विभव। ये पहला फॉर्मूला बन गया। अभी दूसरा इलेक्ट्रोड भी होता है, ईआरपी। ईआरपी के सूत्र में E0RC, यहाँ पे माइनस से बदल के प्लस RT अपॉन NF log base E OS अपॉन RS। ये 2 सूत्र हैं, इनके भिन्न भिन्न रूपों को हम लोग कल पढ़ेंगे। पहले तो इनको याद कर लो। यहाँ पे बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। log बेस E लगा है तो यहाँ हमको RT अपॉन NF दिख रहा है। log बेस 10 लग गया अगर, तो यहीं पे सामने 2.303 लग जाएगा। हो गया ना? याद रखे रहना इसको। पूछा जाता है इस तरह से, सवाल कैसे दे देगा? अगर बहुविकल्पी में पूछा तो 4 ऑप्शन तो देगा ना, 4 में से 3 गलत होंगे, सही एक ही होगा। तो पहले क्या करेगा? एक तो मान लो उसमें से किसी को उसको सही लिखना ही लिखना है। दूसरी बार क्या करेगा? यहाँ 2.303 लिख देगा, लेकिन log बेस E ही रखेगा। ज्यादा दिमाग लगाए, पहले गलत वाला ही लिख दिया, 2.303 लगा के log बेस E नीचे लिख दिया, ध्यान नहीं दिए, रटे हुए हो। 2.303 RT/NF log बेस 10 OS अपॉन RS। अब बेचारा 10 छोटा सा लिखा, उसको देखे ही नहीं। 2.303 RT/NF लिखा, log OS/RS लिखा, हाँ पहले सही है, पहले झोंक दिए। घर पे आके जब पूरा मिलाए तो देखे वो गलत। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना, क्योंकि 3 ऑप्शन उसको गलत बनाना है, तो इसी तरह से गलत बनाएगा। एक बार क्या करेगा, यहाँ पे बेस 10 कर देगा, लेकिन यहाँ 2.303 का गुणा नहीं कराएगा। हो जाएगा ना? याद रखे ना, तो किसी भी तरह से वो गलत कर सकता है। एक बार क्या करेगा, RS ऊपर कर देगा, OS नीचे कर देगा, या तो सिंपल तरीके से पहचान जाओगे। लेकिन ये जो 2 है वो कंफ्यूजन करेंगे तुम्हारे लिए, आगे पीछे करने वाला, इसलिए ध्यान से इसको रट लेना है। और फिर से इसमें सवाल आएगा, या तो सीधे सीधे समीकरण पूछा जाएगा। 3 ऑप्शन सही करेगा, कहाँ तीनों सही करोगे? बहुविकल्पी में कितने ऑप्शन सही होते हैं? मान लो 3 ऑप्शन सही करेगा तो चौथा दे देगा इनमें सभी। कर सकता है, दोनों सही कर सकता है। मान लो एक तो बेस E वाला सही कर सकता है, उसके बाद बेस 10 वाला भी सही कर सकता है, तो लिख देगा A और B दोनों, ऐसा भी तो लिख सकता है। बता चला पहले ही देखते सही है, उसको टिक करके चले जाए, तीसरा देख लेंगे A और B दोनों था। इसलिए ध्यान से देख लेना, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। 23 पासिंग मार्क्स, 1 नंबर का 22 बार फेल हो जाओ, जाने रहना, इसलिए याद रखे रहना इसको। चलो बाकी चीजें होंगी कल। कॉपी